बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं उसामा जाहिद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब। नाज़रीन, आज पूरे दिन में अहम तरीन मौज़ूआत सियासत के हवाले से डिस्कस करेंगे। आज अजीब फ़ज़ाएँ थी सियासत के अंदर। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कप्तान के पुराने खिलाड़ी आज भागते हुए नजर आए हैं और उनकी ज़मानत मनसूख हुई, तो इस हवाले से अजीब तरीन फ़िज़ा थी। इस हवाले से बात करेंगे। असद खल साहब, इलेक्शन 2023 के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। कोई कहते हैं कि 2023 इलेक्शन के हवाले का इलेक्शन का साल कहलाएगा, कुछ कहते हैं कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे। क्या समझते हैं कि 2023 इलेक्शन का साल कहलाएगा? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में सुल्तान सिकंदर राजा साहब की सदारत में और उमर हमीद साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ब्रीफ किया और पेपर वगैरह जो बैलेट पेपर के लिए वो ख़रीदारी उसकी मुकम्मल हो गई है और बजट के अंदर भी जो है वो आलमोस्ट 48 अरब रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए, जो दस्तावेज़ात बजट जो उसके मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे पहले मैं नाजरीन को बताता चलो कि लाहौर के अंदर भी मीडिया से रिलेटेड जो मुख्तलिफ जो बीट रिपोर्टर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनको भी ट्रेनिंग दी गई इसी हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, तैयारियों के हवाले से और उसकी कवरेज के हवाले से कि किस तरीके से कवरेज करनी है और इलेक्शन के अंदर क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, इसको शफाफियत इसको कायम रखने के लिए और वोटर जो है उनको ताकि अपने हक़ रईदा इस्तेमाल कर सके और मीडिया जो है उसको कवरेज के हवाले से कि उसका ज़ाब्ता इखलाक क्या होगा, किस तरीके से इलेक्शन की जो मॉनिटरिंग मीडिया ने करनी है। तो ये जो चीज़ है ना कि इलेक्शन अब डिले वाली बात वो इसलिए नहीं हो सकता कि अब देखें तमाम पार्टीज जो है ना आलमोस्ट जो है ख़ास तौर पर जो PDM की पार्टीज हैं, जो हुकूमत है इस वक्त, वो आपस के अंदर जो उसकी दस्तों गिरबान नजर आती है बिल्कुल बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है ना, और मैं समझता हूं कि ये एक आप इससे अंदाजा लगा लें कि जिस तरीके से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आगाज हुआ जब सवात में उन्होंने स्पीच की और उसके बाद फिर उसका रद्द अमल आया तलाल चौधरी साहब की जानब से, जो उन्होंने उसके ऊपर तंज किया कि आपने जिस तरीके से कराची का अगर इलेक्शन जीत के कह रहे हैं और बाग का जीत के कह रहे हैं कि उसी तरह मुल्क के जीतने हैं तो ये तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने इनके ऊपर नून लीग को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया कि आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं, एक तरफ आप 14 वोट दे रहे हैं वहाँ पे अपने और दूसरी तरफ उनके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये कैसा हो सकता है एक वक्त में दो स्टांस। तो उसके बाद मरियम साहबा ने 2 तारीख शरीयत का जो दावा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जिस तरह आपने देखा ना कि इत्तेहाद के हवाले से जो ख़तरे में पड़ने के हवाले से नदीम अफजल चांद साहब ने कहा कि ये जो इत्तेहाद है ख़तरे में पड़ रहा है और उसके साथ साथ फिर जो है शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी रोक दिया है सारे लोगों को। एक तो 25 जून तक उन्होंने कहा कि आपने उधर रहना है, बजट की मंजूरी तक अपने जो लोग हैं अरकान असम्बली, साथ ही उन्होंने अरकान असम्बली मामले खसूसी वज़ीर आज़म के हैं जो और जो भी जो अरकान असम्बली के अलावा जो वज़रा हैं या ओहदेदारान हैं उनको कहा है कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बयान है बयानबाजी जो है उससे उनको रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो और ज़्यादा उनको दीवार के साथ लगा रही है क्योंकि उनको भी पता है कि अब मौका है एक्सप्लॉइटेशन का, तो उस हवाले से वो बजट के हवाले से और धमकी लगा दी उन्होंने और 25 अरब रुपया जो है वो सैलाब के वाले से रिलीज भी हुकूमत ने कर दी है। तो धमकी और सब ये तमाम तो जो इलेक्शन पहले से कप्तान भी इलेक्शन का नारा लगाते रहे, 9 मई के बाद हवा चेंज हुई और अब देख रहे हैं कि जो PTI के कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियां मुसलसल वो उसी डिज़ायर के अंदर हैं। तो क्या समझते हैं ये सब कुछ कब ख़त्म होगा, कब ये तमाम तर जो मामलात हैं ये सेट हो जाएंगे सियासत के अंदर? देखिए, एक तो जिस तरीके से आपने देखा कि आजम सवाती साहब जो है उनका एक मुतनाज़ ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट्स के हवाले से आपको पता है उस वक्त भी जो है उनको कोर्ट ने कहा था कि ये ट्वीट जो आपने की वो डिलीट करना पड़ेगा और माफ़ी या जमानत आपको उस सूरत में मिल सकती है, वरना जो है आपको रियासत या रियासती इदारों के खिलाफ अगर इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो वो तो फिर रियासत तो जो है अपनी रिट जो है या कानून जो है वो तो हरकत में आएगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे उनका जो है एक तो वो उस हवाले से आ गई। इसके साथ साथ आप देखें कि असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो ये जो बेल है आज जिस तरीके से आपने देखा कि जब उनकी बेल कैंसिल होती है तो किस तरीके से फिर वो फुर्तियाँ उनकी आपने देखी और उनकी भी फुर्तियां थी और वहां पे पुलिस को नजर नहीं आई। हालांकि उनको पकड़ना अगर चाहती पुलिस भी पकड़ सकती तो वो पकड़ सकती थी, ना पे हमें कोई इस तरह की कोई बड़ी कमांडोज आए नजर या कोई या सेफ मतलब फेस सेविंग थी
कोई उनको रास्ता दिया गया या क्या? बहरहाल वो जिस तरह भागे हैं या तेज जिस तरीके से चले हैं, रास्ते खुलते यानी वो रास्ते भी खुलते गए और फिर जिस तरीके से उनको आगे कोई रुकावट पेश नहीं खल साहब चलें, ये तो है जो उनके जो पीटीआई लीडरशिप है जो ये तो मुश्किलात से दो चार है, इनका देखा जा रहा है, इनको रिलीफ भी मिल रहा है। आपने आज देखा उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। परवेज़ इलाही साहब मुश्किलात से दो चार हैं, अभी तक उनकी जानिब से वो वैसे भी बातें आ रही हैं कि काफ लीग की ज्वाइनिंग के हवाले से कुछ इस पे भी करते हैं, लेकिन पहले मैं समझता हूँ कि ये लाहौर के हवाले से भी ना एक बड़ी, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एक बड़ा जो फैसला आया है, पहले उस पर भी बात कर लें। एक तो ये है कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि एहतजाज करना हक है हर एक का, बिल्कुल, और रियासत जो है ना वो एहतजाज को महदूद कर सकती है। ये तहरीरी फैसला चूंकि है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। रियासत की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं। ये 9 मई को मुल्क भर में तशद्दुद एहतजाज हुआ और प्लान के मुताबिक जो है एजेंसियों और फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। ये तहरीरी फैसला है बकायदा, और मुकम्मल तहकीकात के बाद मालूम हो गया कैसे पुरतशद्दुद वक़ुआ पेश आया। तहरीरी फैसला असद उमर शाह महमूद कुरैशी के किरदार वाजे हैं। ये बेसिकली जो बेल उनकी खारिज हुई उस हवाले से फैसले की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों के ट्वीट से मालूम होता है कि अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया गया और मौजूदा सूरत हाल में ज़मानत मंजूर करना दुरुस्त नहीं होगा। ये तहरीरी फैसला चूँकि नाज़रीन को हम उससे भी आगाह कर रहे हैं, वरना वो तो हमने। इसके अलावा एक और है, जलाओ गिराओ के 2 मुकदमात जो हैं उसमें लाहौर के अंदर जो बात हो रही है उसमें पेश ना होने पर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। मैं जो कोर्ट का दूसरा मामला लाहौर हाई कोर्ट का नहीं था, इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला था। मुसर्रर जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, हमाद अजहर जो है इनके वारंट गिरफ्तारी हुए और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि मुलजमान जो है मुस्लिम लीग ऑफिस जो है मॉडल टाउन इसको जलाना और किला जो है चौक में कंटेनर जलाने के 2 मुकदमात हैं। तफ्तीशी अफसर जो है उसने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ये मुद्दा रखा और इसमें अदालत ने में चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ और हसान न्याजी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। और इसमें अदालत की जज साहिबा जो इंसदाद दहशतगर्दी अबर गुल साहिबा, उन्होंने ये जो है ज़मानत जो इनके वारंट गिरफ्तारी की है और तफ्तीशी अफसर ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए अदालत से रजू किया और उस हवाले से वो चीज़ें जो हैं वो मीडिया में भी आपने देख किया कि वो जो बाकायदा रिक्वेस्ट की गई और उस वाले से ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आई। इस तरह उन्होंने बताया कि एक थाना नसीराबाद में मुकदमा है और दूसरा मुकदमा जो है मॉडल टाउन के अंदर है और इसमें तहरीक इंसाफ जो है चेयरमैन हमाद अजहर, उनके अलावा जमशेद इकबाल, मुसर्रर जमशेद और एहसान न्याजी के नाकाबिले ज़मानत ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। जी, तो अब मसला ये है कि आज़म स्वाति साहब की आपने बात की, वो बात हो रही थी चूँकि थोड़ा सा ताकि उसके भी सीक्वेंस के साथ जाएँ, तो वो बेसिकली स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद जो है आज़म खान साहब जो है, आज़म स्वाति जो है उनकी मुसलसल अदम पेशी पर उनको इश्तहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो अब शुरू कर दी और FIA यानी वफाकी तहकीकाती जो इदारा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी जानब से जो है इनकी रहायशगाहों पर वारंट की तामील जो है उसकी रिपोर्ट भी अब जमा करा दी गई और ये मुतनाज़िर ट्वीट के हवाले से उन्होंने ये उनके ऊपर एक ये केस बनाया, उस हवाले से ये कार्रवाई अमल में आई है और 24 जुलाई को उनको पेश होने का हुक्म दिया गया। और इस तरह जिस तरह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं असद उमर और जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि किस तरह वो ज़मानतें जब कैंसिल हुई तो फिर एकदम से वो तेज़ी से निकले और फिर वकला के भी साथ कुछ लोग थे, लेकिन इतना ज़्यादा शील्ड नहीं थी उमन के या कुछ सर्कल ऐसा नहीं था कि जिसमें पुलिस तो वो पकड़ सकती थी। तो बहरहाल वो तो जनाब बड़े आराम से पतली गली से निकलते हुए आपने देखे वो गाड़ियों में बैठे और आराम से निकल गए। बात आप कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब की। देखिए परवेज़ इलाही साहब जो है वो जेल में थे जी, और उनके घर में जिस तरीके से आपने मुजाहरा देखा कि पहली दफ़ा आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया और यानी उसकी मौजूदगी में और पूरी दुनिया में लाइव कवरेज जा रही है और बख्तरबंद गाड़ियों से घर तोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल, और उनके घर के अंदर जाके भी दरवाजे तोड़े जा रहे हैं और इकट्ठे घर हैं उनके, यानी वफाकी वुज़रा के भी घर हैं और काफ लीग के ज़रिए उनकी शुजा साहब की जो है सिस्टर उनके घर हैं और इस तरीके से आपस में बहुत ज़्यादा आपके कज़न मैरिजेज और चीज़ें सारी, और एक ही घर है बेसिकली, बाइफरकेट भी नहीं कर सकते और बल्कि एक घर से इधर से आप अंदर से सारे रास्ते भी हैं, बाहर से बेशक अलहदा भी हैं रास्ते, लेकिन अंदर से एक दूसरे के साथ वो अंदर से भी जा सकते हैं। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट उनका है, तो वो भी आपने देखा। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने बताया उनकी वीडियोस जारी हुई, उन्होंने कहा कि मुझे कपड़े तक नहीं दिए जा रहे, मेडिसिन तक नहीं दी रही, पाँव उनके सूज गए, उनके हालात वो पेशेंट। अच्छा, फिर उसके बाद 1:30 बजे उनकी एहलिया की वीडियो भी हमने चलाई
कि उनको डॉक्टर का फ़ोन आया कि आप फौरी आ जाएं रिपोर्ट्स लेके। फिर वो भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे गई और पुलिस ने कहा जी हमें मजबूर है, अब दवाइयाँ रिपोर्टें ले ली लेकिन उनको मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद मुलाकात नहीं करवाने दी गई, मुलाकात नहीं करवाने दी गई फैमिली को, वो भी मसला आया। और फिर वो जो डॉक्टर है जिसने हालांकि कुछ नहीं किया, वापस जेल में भी चले गए इतनी बीमारी के बावजूद, या उनको जो सीरियस प्रॉब्लम आया जारी बात है फिर ही वो शिफ्ट किया और वापस उस डॉक्टर को चेंज कर दिया गया। मोनसलाई साहब का ट्वीट भी आया। अब ये है कि वो उनको फिर शुजात साहब मिलने गए, मुलाकात की। शाफे साहब ने कहा जी वो जो है ना चौधरी साहब तो ठीक है लेकिन मोनसलाई साहब की वजह से मुश्किलात में आ रहे। अच्छा, एक FIA ने और जो है पर्चा उनके ऊपर दे दिया है, इंक्वायरी के बाद पर्चा मेरे ख्याल उसमें भी इनके खिलाफ और मोनसलाई साहब खिलाफ, और इसी तरीके से एंटी करप्शन के अंदर एक और मुकदमा भी है। लेकिन उनकी जो हालत है, या जिस तरीके से वो चीज़ें सारी फेस कर रहे हैं, या उनकी जो मामला है मुख्तलिफ बीमारियों के भी मुतला है, एंटी करप्शन की चूंकि मेच्योर इंक्वायरीज अभी नहीं है तो इसलिए उन्होंने उसमें जब तक वो FIR दर्ज हो के मेच्योर नहीं होती चीज़ें, तो उन्होंने जो अभी तक यही खबरें आ रही कि मजीद गिरफ्तारी उनकी का फैसला फिलहाल जो है तो उनको बेल चुके मिल गई है। तो अब देखते हैं कि मजीद अगर गिरफ्तार नहीं करते तो फिर तो वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है अकल साहब, आगे चलने की ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या इस सारी सूरत हाल में क्या को रिजॉल्व किया जा सकता है जो सूरत हाल बन चुकी है मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस में, क्या लगता है आपको? देखें, एक तो ये है कि जो जिस तरह उन्होंने बताया चौधरी परवेज इलाही साहब की बात ही हो रही है, तो उसके बाद असम्बलियों पे भी आ जाते, तो वो वही बात के शाफे साहब ने, ये चौधरी शुजात साहब ने कि बात अगर मान लेते तो आज भी वज़ीर आला होते कि हमारी बात आपको पता है नून लीग ने जाके ऑफर की, PDM ने ऑफर की और मिठाइयाँ वगैरह तकसीम भी होंगी, दुआ खैर भी कही, लेकिन बहरहाल चौधरी साहब ये कह रहे थे, जरदारी साहब भी चाह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब चल के गए, तो बहरहाल वो ना हो सका। अब मामला ये है कि असम्बलियों की तहलील के हवाले से आप बात कर रहे हैं। अब देखें, एक तो असद उमर साहब के हवाले से वायरल उनका जो है थोड़ा सा मेरा ख्याल उस पर भी बात जरा अगर वीडियो है असद उमर साहब, एक तो वो चल गई, और उसके साथ साथ असद उमर साहब के हवाले से एक रिपोर्ट भी है। मेरे ख्याल पहले ये असम्बली के हवाले से मैं डिस्कस कर लेते हैं फिर वो। हाँ, अब असम्बलियों के हवाले से मसला ये है कि जो अब देखें, जुमा को एक मुलाकात हुई, फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी का वफद आया जिसको हमने डिस्क्लोज भी किया था अपने प्रोग्राम में। अब वहाँ पे ये डिसाइड हो गया था कि जो इलेक्शन है ना ये होना है, और वो 13 अगस्त को खत्म हो जाएगी, यानी 12 अगस्त को खत्म हो रही, 13 को सेटअप आ जाना निगरान। तो इन्होंने ये जो वहाँ पे प्रिंसिपली डिसाइड ये हुआ था कि जो है इलेक्शन जो है इस तरह कर लें कि इसको हम एक दिन पहले या 2 दिन या 4 दिन पहले अगर हम असम्बली तहलील कर देते तो उससे 1 महीना या 28 दिन या 27 दिन हमें ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने आईनी मुद्दत पूरी करके कौमी असम्बली तहलील होती है तो फिर 60 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप होता है, 60 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ते हैं। और अगर 2-3 दिन पहले आप असम्बली तहलील कर देते हैं तो फिर 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप आता है, और 90 दिन में तो आपको 28-30 दिन ज्यादा मिल सकते हैं। इस हवाले से ये कंसेंसस भी हुआ, और साथ ये कहा कि ईद के बाद या ईद से पहले लंदन भी यात्रा होगी और नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया जाएगा, और एक सरबराही जो PDM का और हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के सरबराही इजलास होगा और उसमें ये हतमी फैसला किया जाएगा। अब एक तो ये पूरा डोला जो है ये कैबिनेट का, पहले भी हम देखते थे कभी दुबई में जाके मीटिंगें होती थी और कभी जाके जनाब होती थी लंदन में। तो अब ये भी चीजें खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म समेत कैबिनेट के बहुत सारे और बड़े ओहदेदारान जो हैं वो सरकारी खर्चे पे या पता नहीं कैसे वो भी पहुंचेंगे वहां पे, और एक नाहल और जो वांटेड बंदा है उसके पास जाके और वहां से मुल्क की किस्मत के फैसले होंगे। इस तरह जरदारी साहब भी डेरे डाल के बैठे हुए हैं दुबई में, और वहां पे भी कुछ लोग आई हुई हैं और वो भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो अब ये जो चीजें हैं ये भी आपके सामने, अब्बासी साहब भी आज पहुंच गए नवाज शरीफ से मुलाकात। हाँ वही है ना। अब अब्बासी साहब को चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट मामला है कि वो और मुफ्ता इस्माइल साहब थोड़े से साइडलाइन हुए हुए हैं, और मुस्तफा नवाज खोखर जी साहब पीपल्स पार्टी से अलहदा हुए हुए हैं, बागी हैं वो, और ये भी क्योंकि मरियम साहबा को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से फड्डा हुआ था कि हम सीनियर हैं। और नो डाउट शाहिद खान अब्बासी साहब जब नवाज शरीफ तो बाहर चले गए थे वो जेलें भी काटी हैं, और राजा जफरुल्लाह साहब हों, मखदूम जवेद हाशमी साहब हों, ये शाहिद खान अब्बासी साहब हों, इन्होंने जेलें काटी हैं, कैद बंद की। अभी भी वज़ीर आज़म के बाद भी आपके सामने कितनी दफा जेलों में गए हैं वो, ये साबिक जो PTI के दौर में। तो मसला ये है कि वो उनका भी अपना एक हक बनता है कि जो चीज़ें हैं हम करें, और इसके साथ साथ जिस तरह बताया तो लाजा ये असम्बली वाला जो मामला है ना, अब इलेक्शन डिले वाला तो कोई सीन नहीं है, वो तो अब इनको नफसा नफसी पड़ी है, और इस हवाले से इनको ये परेशानी है कि कहीं से जो है कोई जो इस्तेकाम पाकिस्तान है वो अपनी मसल दिखाने की कोशिश कर रही है, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो विकटें आगे पंजाब के अंदर आके इनकी गिरा रही है।
यानी मालिक गिनीमत लूट मार के चक्कर में हर एक को पड़ी हुई है कि वो किस तरीके से समेटना है इसको। इस्तेकाम पाकिस्तान जो कहती है, बड़ी लोग और ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके भी दावे हैं, और इस तरीके से जो है वो ये लोग भी जो है वो भी कह रहे हैं। मेरे ख्याल में रिपोर्ट पर यहाँ पर आ जाते हैं असद उमर साहब के हवाले से एक रिपोर्ट। जी बिल्कुल, जरूर। असद उमर को चेयरमैन के फैसलों से इख्तलाफ था तो पीटीआई ने अपने साबिक सेक्रेटरी जनरल के इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असद उमर के हाल के इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उनके ख्यालात में अभाम और कंफ्यूजन वाज़ेह है, जबकि असद उमर का चेयरमैन पीटीआई की स्ट्रैटेजी से इख्तलाफ के बायस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों से अलग होने का दावा हकीकत से मुतसादिम दिखाई देता है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तलाफ था और वो उन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे तो उसी वक्त मनसब से अलग हो जाते। उन्होंने तस्लीम किया कि 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी तहरीक इंसाफ के किसी इजलास में नहीं की गई। अब जबकि एक मंसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो असद उमर को भी इस्तीफा देना याद आ गया। इसमें उनका जाती मफाद तो हो सकता है लेकिन पार्टी का नहीं। रऊफ हसन ने कहा कि असद उमर के ख्याल में तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। वो बतौर सेक्रेटरी जनरल इन बेशुमार कोशिशों से आगाह हैं जो सियासी जमातों से कौमी मामलात पर बातचीत के लिए की गई हैं, जबकि वो खुद ये मौक़िफ़ अपनाया करते थे कि जब भी इन जमातों से बातचीत की कोशिश की जाती है ये NRO के हसूल के अलावा किसी और एजेंडे पर बात नहीं करते। अपनी करप्शन और चोरी की माफी के अलावा इन सियासी जमातों का कोई दूसरा हदफ न पहले था और न आज है। पार्टी रद्द-ए-अमल में मजीद कहा गया कि असद उमर शायद भूल गए कि तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत हाथ लगने पर सियासत के लबादे में इन मुजरिमों ने NRO 2 हासिल किया और नैब को लपेट दिया। मुज़ाकरात की बेनतीजा खात्मे की वजह तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि PDM की जानिब से इंतखाब में शिकस्त का खौफ और इनसे फरार की ख्वाहिश थी। PTI ने आइन की हदूद में रहते हुए गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया, यहाँ तक कि बातचीत को नतीजा खेज बनाने के लिए नागुज़ीर आइनी तरमीम के लिए ताउन की पेशकश भी की गई, मगर उनको वक्त का ज़िया, आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली का जरिया बनाने की हिमायत हरगिज मुमकिन न थी। इसलिए असद उमर अपने नाकाबिले दिफा फैसले की तौजीहात जरूर पेश करें मगर हकायक से चश्मपोशी से गुरेज करें। अगर वो मुश्किल वक्त पड़ने से पहले असूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर पार्टी से अलहदगी का फैसला करते तो शायद इसमें कोई वजन होता। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब पीटीआई के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। पहले उनकी फरागत के हवाले से भी एक नोटिफिकेशन सामने आया और फिर बाद में उसको जाली करार दे दिया गया। तो बेसिकली उन्होंने कुछ चीज़ें जो मेरा ख्याल है इसलिए जाली करार दिया कि एक उन्होंने जो बात की कि मैं सियासत वैसे तो नहीं करूँगा और सिर्फ अगर पीटीआई का टिकट मिला तो फिर मैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है वो जो नोटिस है मेरा ख्याल है वो ठीक ही था जो मेरे जरा जी कह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने एक बोल्ड स्टांस लिया कि मैं जो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ने को तरजीह दूंगा और कंसीडर करूंगा, उसके अलावा मैं किसी और पार्टी के बाद ये नोटिफिकेशन, तो उसके बाद ये फेक बन गया। और उससे पहले जो उनका स्टांस था वो जो उन्होंने मेंशन भी किया काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कि वो 2021-22 में भी उन्होंने इस तरीके से कहा कि जो आर्मी के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका खास जो नुक्ता नज़र है और उसका नुक्ता नज़र के बावजूद उनको सेक्रेटरी जनरल के तौर पर एक्सेप्ट किया गया और वो अपनी जो चीज़ है ये उस वक्त भी रजिस्टर करवाते रहे। ये उनका स्टांस था कि ये नहीं है कि मैं अब कह रहा हूँ कि 9 मई से पहले भी मेरा एक स्टांस था और उस चीज़ की वजह से वो 9 मई के सानिया को जो है उसको ठीक है। कल साहब आगे चलते हैं। चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बहुत पहले हमने प्रोग्राम में बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया। असद खल साहब ने इस हवाले से खबर को ब्रेक किया था कि चेयरमैन पीसीबी जो उसकी तब्दीली हो जाएगी और ज़का अशरफ जो हैं नए पीसीबी तैनात होंगे, तो उस खबर को नाज़रीन तक हमने सबसे पहले पहुँचाया। सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हमारे साथ असद खल साहब, उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम के अंदर इस खबर को अनाउंस किया, नाज़रीन तक सबसे पहले ये खबर पहुँचाई। तो ये खबर वक्त ने सच साबित कर दी। असद खल साहब, आपके पास ही कैसे खबर पहुंची, कैसे हालात को आपने देखा? देखिए, जाहिर बात है हमारे पास ये है कि मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, पीसीबी के लोग हैं, सियासी पार्टियों से राब्ते होते हैं और पता चल जाता है और फिर कुछ चीज़ें सिक्स सेंस भी होती है कि आप जब डॉट मिलाते हैं तो चीज़ें समझ आती हैं। अब जाहिर बात है इस वक्त जो है जो नून लीग की हुकूमत है और उसको एक एक वोट की जरूरत है, बिल्कुल, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके नखरे उसको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, बिल्कुल।
और इसके जो अगर नक्शों की बात करेंगे, जो नखरों की बात करेंगे, तो आपने देखा धमकी लगाई तो 25 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी फौरन हो गई। फिर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि ये जो ज़का अशरफ साहब की जो आप देखें ना, आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उसमें मुस्तफ़ा रमदे और जो ज़का अशरफ साहब जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर, पहले 8 थे अब 10 हो गए। नजम सेठी साहब की बेसिकली चेयरमैन जो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी की जो उनकी टेन्योर था ना, वो वैसे ही कल ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जब ये मामला तनाज़ा खड़ा होगा ना, और जरदारी साहब, बिलावल साहब और उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर वो डट गए और वो पीछे नहीं हटे तो नून लीग पीछे हट जाएगी, हालांकि उनकी, मैंने बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है और दोबारा भी हुई, और नवाज शरीफ से उनके कुर्बत भी है। इसलिए आप देखें कि उन्होंने जो है अपने जो बंदे की कुर्बानी दे दी है। और ये भी मैंने बताया था, ये भी आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, मैंने उस वक्त बता दिया था कि सेठी साहब को भी वो एडजस्ट कर लेंगे। उसमें उनको एम्बेसडरशिप भी दी जा सकती है, उनको कोई सरकारी ओहदा किसी सूरत में, क्योंकि उनको मरात प्रिविलेज जो है वो उनको चाहिए, वो किसी सूरत में भी हो जाएंगे। पीसी के अलावा को कहते हैं कि एबीसी कोई भी ओहदा दे दिया जाए, तो ताकि सरकारी मरात, पर्क्स, प्रिविलेज जो है उनको मिल सके। तो अभी तक तो यही है कि कंसीडर गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है वो, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। हाँ, सेठी साहब जो है अगर इनकार कर दे तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो माशाल्लाह, वो चीफ मिनिस्टर केयर टेकर हो, पीसीबी की चेयरमैन ही हो, या और भी उनको अगर कोई सरकारी ओहदा मिलता है तो पहले तो उन्होंने इस तरह का कोई आई ग्राउंड पे नहीं जाते हुए देखा। खल साहब, इसी वाले से हमारा ये खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की। सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब ने सबसे पहले चेयरमैन पीसीबी तब्दीली की खबर ब्रेक की। प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल में सबसे पहले खबर नाजरीन तक पहुंचाई गई है। वाइस न्यूज़ ने हमेशा से अपनी जो उनका रवायत है हमारी बरकरार रखी है, और प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग में हमने सबसे पहले इस चीज़ को आप तक पहुंचाया। चेयरमैन पीटीआई के पुराने साथी हैं इस वक्त ईसा खान सखेलवी, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो पीटीआई के लिए मैंने जो तराने पढ़े हैं वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। इस वाले से क्या कहें? देखिए, सानिया 9 मई तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी जस्टिफाई उसको कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसके हवाले से अगर आएगी, पाकिस्तानियत की बात आएगी, पाकिस्तान की रियासत की, रियासती इदारों की और हमारी अफवाज पाकिस्तान की, सलामती के इदारों की, तो ख़ास तौर पर सारी चीज़ें छोड़ दे, जो हमारे शोहदा हैं, जो उनकी यादगारें हैं। देखिए, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, तो जो कौमें शोहदा को भूल जाती हैं, जो उनकी इज़्ज़त व तकरीम नहीं करती, वो मिट जाया करती हैं। तो मसला ये है कि कोई बंदा भी, मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी भी, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी भी सानिया 9 मई को जस्टिफाई करेगा या इसको इंडोर्स करेगा। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों लोग इसके बावजूद, ये सारे एविडेंस सब कुछ होने के बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं और इसके ऊपर वो जो है नहीं कर रहे। अब मसला ये है कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो अब जो IPP के हवाले से अगर बात की जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उसमें कल भी मेरा ख्याल है वो रह गई थी खबर कि अलीम खान साहब जो सदर हैं और उनकी हदायत पर फरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं, उनकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने 2 मामले खसूसी और जो वज़ीर है, वफाकी वज़ीर का दर्जा है उनके पास, नुमान लंगड़ियाल साहब के पास, और जो इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के जो मशीर बराए खेलो सियाहत हैं ओन चौधरी साहब, और मामले खसूसी नुमान लंगड़ियाल साहब को, ये बेसिकली वफाकी वज़ीर का भी दोनों को दर्जा उन्होंने दिया हुआ है या स्टेट मिनिस्टर का। तो उन्होंने कहा कि इसके फौरी तौर पर ओहदे जो हैं वो उससे रिज़ाइन करें, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो इंडिपेंडेंट हैसियत से, वो किसी की बी पार्टी नहीं है। फरदौस आशिक अवान साहिबा ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2-3 दिन पहले की, गालबन संडे को की थी, तो मैं नहीं जा सका, लेकिन बहरहाल इन्विटेशन भी आया था। लेकिन ये है कि वो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि हम किसी के साथ ना तो अलायंस में जा रहे हैं, जो ये खबरें आ रही थी ना कि नून लीग के साथ इलाक हो रहा है और नून लीग की जानब से भी आ रही खबरें और बी टीम बन रही है, तो उन्होंने कहा जी हम इंडिपेंडेंट हैसियत से जाएंगे और इसलिए हम जो है ना अपनी आज़ादाना हैसियत की वजह से इस हुकूमत का मजीद हिस्सा नहीं रह सकते। तो अब ये चीज़ें सारी आपके सामने है। ईसा खेलवी साहब के हवाले से भी आपने बता दी कि उन्होंने कहा कि PTI के लिए जो तराने बनाने पर शर्मिंदा हूँ और रहूँगा और पाक फौज को सपोर्ट करता रहूँगा। बेसिकली यही मसला है कि, और वो जो 9 मई के वाक़यात की उन्होंने मजम्मत की। इसके साथ साथ 2 और बड़ी डेवलपमेंट, एक तो ये एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस खाजा साहब, सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से एक तो उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है। इससे पहले चेयरमैन PTI जो है उन्होंने हामिद खान के तवस्सुल से की दरखास्त दायर की
जो कि एतराज़ लग गया कि इसमें पब्लिक की जो मफाद आमा का इशू जो है उसको नहीं किया गया हाईलाइट। फिर उसके बाद आपने देखा कि एतजाज एहसन साहब जो है उन्होंने एज ए पटिशनर और खुद हालांकि बैरिस्टर हैं वो सरदार लतीफ़ खोसा और जो अपना सलमान अकरम राजा साहब के जरिए या सरदार लतीफ़ खोसा साहब ही अकेले हैं, पहले तो यही आया था नाम, तो उन्होंने भी सिविलियन को जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए उन्होंने पिटीशन एक दायर कर दी। इसके साथ साथ फैसल सदीकी साहब हैं सिविल सोसाइटी की जानब से, उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की है। तो ये जो चीज़ें, और आज फिर मुलाकात भी हुई है, मैं इस पर थोड़ा सा मुझे एतराज़ है मेरा बनता है, क्योंकि जो नॉर्मली हमने जो देखा है कोर्ट्स की भी बहुत अरसे से 2-3 दहाइयों से हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं, या कोर्ट में सामने 100 मोटो केसेस में इन पर्सन 200-300 दफ़ा 200 दफ़ा ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन मुझे इतफाक़ हुआ है, या मार्कस क्रैक के तौर पर मामले कोर्ट के तौर पर भी जब उन्होंने बुलाया तो उसकी मामलत की किसी करप्शन के केस में, जो बड़ा मेगा वाला करप्शन वाला। तो अब देखिए कि ये अब पिटिशनर है, बेशक वो लीडर है, एतजाज एहसन साहब पिटिशनर है और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो उनके वकील हैं, तो वो क्लाइंट है, तो उनका केस चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगा और वो मिले भी हैं गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल मुलाकात हुई है गालबन, बिल्कुल मुलाकात हुई। खबरें इस तेरे पास कंफर्म अब मैं नहीं कर सका, तो अगर ये इस तरह की खबरें आई हैं जो कोर्ट किया गया और वहां से वो जो निकल रहे थे और वो सारी उसकी जो चीज है वो बात भी कर रहे थे, मेरा ख्याल शायद वो भी है। और इसके साथ साथ चेयरमैन ये जो अगर है तो सुना दे, अगर खोसा साहब का शॉट है, प्रोड्यूसर साहब अगर वो चला सके। की आपके सामने तकरीर की, यहाँ मेरे दोस्तों को पसंद आई, उन्होंने बहुत तालियां बजाई, जिनको नहीं पसंद आई उन्होंने एक मुझे वेलकम किया, गोलियां चलाकर उन्होंने जो है, हमारे 2 तरीके हैं पंजाब में खुशियां मनाने के, एक ताली बजा के, एक फायर करके। तो ये फूल झड़ियां जो हमारे घर पे बिछाई गई, निछावर की गई, फेंकी गई, मैं तो इसको उस तरह देखता हूं कि चले आपको पसंद नहीं आई, आपने फिर भी बहुत मेहरबानी की, आपने एक्नॉलेज किया, मेरा कोई मुल्जिम नहीं है। मैं कहता हूं तफ्तीश कीजिए ना, अगर आपने सिर्फ वकीलों की आवाज को बंद करना है, अगर आपने ये करना है कि पाकिस्तान में जो बोले। अच्छा नाज़रीन, एक तो ये है कि और भी खबर दे दें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको आग कर दिया है, बाज़ाब्ता जो है ना इनको सरदार लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी से निकाल दिए, बाज़ाब्ता उसका ऐलान कर दिया, बेज़ाब्ता तो पहले था। क्योंकि मैं एक प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की, इसी प्रोग्राम के अंदर गालबन, कि मैंने कहा था कि जरदारी साहब को कुछ अहम जो है लोगों से मुलाकात हुई और उसमें थोड़ा सा गिला किया गया। तो जरदारी साहब ने कोर्ट ऑन कोर्ट में बात कर रहा हूँ, मेरे जो ज़राए हैं वो बड़े कन्फर्म है, ये जो भी जिस तरह भी मैं कह सकता हूँ इससे। तो जरदारी साहब ने कहा कि टिकट मैं ना जारी कर दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, टिकटें पहले आपने बड़ी जारी की हैं। तो बहरहाल वो अब पार्टी रुकनीयत मुअत्तल अभी वो टिकट जारी करने का मतलब जरदारी साहब जो जिसकी करते हैं कराची में जिस तरह होती हैं चीज़ें, तो बहरहाल ये इस हद तक उन्होंने कहा था। तो अब इसका मतलब ये है कि उनकी नज़रों से या उनकी ही पार्टी से, तो पहले तो अब बेज़ाब्ता पहले थे, अब बाज़ाब्ता ऐलान भी सामने आ गया। और इसके साथ साथ एक और बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि ये हैरान आपने होना नहीं है, अमजद परवेज साहब एडवोकेट सीनियर वकील हैं, नो डाउट, उनकी वकालत के ऊपर कोई शक नहीं, लेकिन कन्फ्लिक्ट का इशू है। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वकील रहे हैं, अभी भी शायद कई केसों में हों, मरियम साहबा के वकील रहे हैं, मीर शकील रहमान साहब के भी गालबन कुछ केसों में पहले, एतजाज अहसन साहब वो भी वकील रहे हैं, और भी नून लीगी मुख्तलिफ जो रहनुमा है या इस मौजूदा जो हुकूमत है उसके वो वकील रहे हैं। अब उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रावलपिंडी में, जो कि चेयरमैन पीटीए के लिए ख़ास तौर पर जो केसेस हैं, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चेयरमैन पीटीए के खिलाफ जो तोशा खाना का केस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो वकील भी है ऑलरेडी। तो यानी एक ऐसा बंदा जो एक हुकूमत के जो लोग हैं उनका वो वकील है, इलेक्शन कमीशन जो इस यानी मुलजम जो चेयरमैन पीटीए उसके खिलाफ है, तो उसको आप उनके खिलाफ सरकार ने बाकायदा उसको, पहले बेज़ाब्ता थे वो भी, अब बाज़ाब्ता आ गए, तो उनका भी वो नैब ने जो उनको नोटिफाई कर दिया। तो अब रिपोर्ट मेरा ख्याल देख लें, इसके बाद वो कहते हैं चिरागों में रोशनी न रही, द राइज एंड फॉल जो है वो रिपोर्ट देख लेते हैं। ख्वाब मुसलसल जदोजहद, कप्तान एक खिलाड़ी जमा करता है, टीम बनाता है, दाव पेच सिखाता है, एम्पायर का
राह दिलाता है, जोश जगाता है, पेज पर लाकर खेल खिलाता है, जोश एम्पायर भी दिखाता है और शायकीन भी। खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरते हैं, फिर छक्के चौके लगाते और अचानक कप्तान बदकिस्मती से आउट हो जाता है। एम्पायर और शायकीन सब भाग निकलते हैं। देखते ही देखते मैदान में गुमसान का रन पड़ जाता है। कप्तान अब ये सोचता है कब एक नया मैदान सजेगा, कब होगा खेल दोबारा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद यूनान के हवाले से एक अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या पेश है, उस पर बात करेंगे। लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी यूनान का अलमनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान से रिज़्क़ के हसूल के लिए यहाँ से हिजरत करने वाले डंकी लगाकर इटली जा पहुँचे और रास्ते में यूनान के साहिल पर कुछ लोग वहाँ पर अपनी जान दे गए, कुछ लोग पहुँच गए, कुछ पीछे लीबिया में रह गए। एक हमारे साथी पाकिस्तान से चौधरी अहमद रजा राजपूत हमारे साथ मौजूद है, जो कि डंकी लगाकर इटली पहुंच चुके हैं। उनसे दरअसल जानेंगे इस सफ़र के हवाले से, ये कितना ख़तरनाक सफ़र है और ये आने वाले जो लोग इस ख्वाब रखते हैं कि वो किसी बैरूनी मुल्क में इस तरह से गैर कानूनी तरीके से एंट्री करें, तो उनके हवाले से ये हमें बताएंगे कि कितना ख़तरनाक है। जी अहमद रजा साहब, ये आपका सफ़र कैसा रहा? और लीबिया के हवाले से आप बता रहे थे कि लीबिया में एक जहन्नम ज़दा मुल्क उसे कहा जाता है। आवाज सुन सकते हैं? इस वक्त यूनान में अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसमें पाकिस्तान के 78% जो कि कश्ती में सवार थे, कश्ती 4 से 5 दिन उस समंदर में फंसी रही और उसके बाद जब उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई तो उस दौरान वो कश्ती डूब गई और 78 के करीब पाकिस्तानी लुकमा अजल बन गए और समंदर की मौजों की नज़र हो गए। उस हवाले से बात करेंगे। चौधरी अहमद रजा राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अच्छा, मैं इस पे उसामा जरा वो इशू आ जाता है। अच्छा, इस पे पहले मेरे ख्याल है पीएम वाली स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इख्तलाफात ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो ही नाज़रीन साथ आएंगे हम दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाएंगे। फिलहाल चूँकि एक टेक्निकल इशू है, तो इसके साथ साथ उन्होंने मार्गला एवेन्यू के वाले से मनसूबा जो है उसका भी जो तकरीब जो है उससे खिताब करते उन्होंने कहा और फिर वो 1997 के हवाले से NLC और FWO के हवाले से जो चीज़ें कहीं कि ये शहरों में जो काम करने के हवाले से उसको इजाज़त दी और जिस तरह एक मॉडल के तौर पर बनाया। 9 मई के वाक़यात जो है उसको उन्होंने मुल्क दुश्मनी और साजिश के तौर पर करार दिया। और इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि 4 साल में जो चेयरमैन PTI ने चीन से जो मामलात ख़राब कर लिए थे और चीन की सरमायाकारी पर घटिया इल्ज़ाम लगाए और मुझ पर 45% जो है कमीशन खाने का इल्ज़ाम लगाया और मुझे 4 साल जेलों में घुमाते रहे, कोई सबूत लाते, लेकिन शुक्र खुदा का वो शुक्र कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बहरहाल 2017 के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो एहसन इकबाल की टीम को लेकर चाइना गए और 2017 की कीमत पर ही मुआहदा जो है चाइना ने किया और मेरी दरख्वास्त पर 30 अरब का डिस्काउंट दिया। इस तरह और भी बहुत सारे जो पंजाब में जब वो मिनिस्टर थे उनके हवाले से उन्होंने दावे किए थे कि हमने बहुत डिस्काउंट लिया। तो इस हवाले से अगर कोई उसका शॉर्ट भी है तो प्लीज़ वो दिखा दे। जी ज़रूर। एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली का मंसूबा, उसके ऊपर हमने आज सुबह मुआहदा किया है। ये 3.5 अरब डॉलर से इसके ऊपर लागत आएगी। याद रखना मेरी बात, ये कभी भूलना नहीं, चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है जो कभी बुरे वक्त में न कभी उसने पाकिस्तान को छोड़ा न कभी छोड़ेगा इंशाअल्लाह। ये कैमरा है, लाइव जा रहा है, मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये उर्फ आम में ये बात चलाई कि शहबाज शरीफ ने जो CPEC के जो मुआहदे थे 45% कमीशन खाई। अंदाजा करें 4 साल जो मुझे जेलों में घुमाते रहे इमरान नियाजी, कभी किसी केस में कभी किसी केस में, तो सबूत ले आते ना साफ पानी में, ना आशियाना में, ना किसी और में। तो बे बात सुनने मैं बात कर रहा हूँ। आज सुबह मैंने चीन के साथ हमने एक और यानी एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली का मंसूबा, उसके ऊपर हमने आज सुबह
मुआहदा किया है, ये $3.5 अरब से इसके ऊपर लागत आएगी। नवाज शरीफ का ये विजन था। 1990 में मियाँ नवाज शरीफ चीन गए थे और वहाँ पर न्यूक्लियर तवानाई का एग्रीमेंट किया था। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पर एटमी ये प्लांट लगे जो बिजली पैदा करते हैं। चश्मा में भी, कराची में मैं खुद उसका एक का इफ्तिताह करके आया हूँ। जी, वो नवाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे थे और नवाज शरीफ जब 2016 में वज़ीर आज़म थे, अब उनके भाई वज़ीर आज़म, उनकी बड़ी अचीवमेंट्स वो गिनवा रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने IMF के हवाले से या पाकिस्तान को उसके निकालने के हवाले से क्या फार्मूले उस वक्त पेश कर रहे थे। अब तो उनके भाई हैं, उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, वो क्या कह रहे थे 2016 में, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अल्लाह के फजलो करम से अपने पांव पे खुद खड़े होने के काबिल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। आज के रिजर्व देखें आप, पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं है, भी अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हमारे ऊपर माशाअल्लाह। ये गालिबन इसके बाद IMF को हम खुदा हाफिज कहेंगे। जी नाज़रीन, आपने ये भी सुन लिया और इसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके दरमियान जो इख्तलाफात की चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं। दोनों तरफ से जो कमेटियां बन गई हैं, वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग भी हो रही है। मुराद अली शाह साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, वज़ीर आला सिंध, और इसके साथ साथ जो नून लीग की जानब से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनी है उसमें इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना भी हैं और सेक्रेटरी ख़जाना भी है पार्टी के। एहसन इकबाल साहब हैं जो सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। याज सादिक साहब हैं सियासी अमूर के वज़ीर हैं वफाकी। और पीपल्स पार्टी की जानब से नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शाजिया मरी और शहरी रहमान साहिबा जो है ये इस डायलॉग का हिस्सा है। जबकि जिस तरह उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब जो है वीडियो लिंक के ज़रिए इसका वो हिस्सा बने। अब मामला ये है कि ये जो किसी भी नतीजे पर तो नहीं पहुँचे, लेकिन नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के जो जाराना रवैये के बाद लचक दिखाने पर तैयार होगी। जिस तरह उन्होंने बताया कि वो पीछे हटती जा रही है। PCB के वाले से भी उन्होंने नजम सेठी से सरेंडर करके ज़का अशरफ को एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने सैलाब के वाले से बात की है तो 25 अरब की जो मंजूरी दी है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जो तबाह हाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली के लिए 25 अरब रुपए जो है वफाक को देने हैं। और सिंध हुकूमत का मुतालबा था कि स्कूलों के जो तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 12 अरब को या 50% यानी देने का वादा किया था और ये रकम भी हमें फराहम की जाए ताकि स्कूलों को बहाल किया जा सके। अब ये जो मुतालबा है, वज़ीर आज़म जो KB फीडर के लिए दौरा कराची में रकम देने का वादा किया था और वो भी बजट का हिस्सा नहीं बनाएगी। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें उनके तफजात हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये मामला जो है ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी तक तो वो पीपल्स पार्टी जो है उसके मुतालबात और जो उनके नखरे हैं वो नून लीग उठा रही है। कब तक ये उठाएगी और कितने ज़्यादा नखरे उठा सकती है अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बहुत अलमनाक हादसा हुआ यूनान के हवाले से, और वो कश्ती डुबोने का या वो हादसे की वजह क्या थी, मैंने इंटरनेशनल मीडिया कोई चीज़ें देखा खंगाली और बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। गार्डियन को अगर पढ़ें आप और भी मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया को आप जो आउटलेट्स को देखें तो वो बड़े सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। वज़ीर दफ़ा हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि उन्होंने जो कोस्ट गार्ड है यूनान की जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। अब देखिए पाकिस्तान जो है दुनिया के वाहिद कंट्री है जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा शायद रेफ्यूजीज़ को कैटर कर रहा है। आप अफगानिस्तान से आए, उसके अलावा और बहुत सारे नेपाल से और बहुत सारे मुल्कों से कि जिनको हमने ये कंट्री के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर 35 लाख उस वक्त आए तो अब तो 3 जनरेशन है उनकी, ठीक है। तो अब ये सबसे ज्यादा हम कहते, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, वेपनाइजिंग हुई है। यानी गार्डियन ने वर्ड यूज किया है कि हुआ ये था कि ये जो जहाज था ना जिसमें आसफ सुनारा और जो बड़े एजेंट हैं इधर के और भी मुख्तलिफ जो है और बाकी यूनान के आगे पूरा एक नेक्सिस है, ये जहाज के अंदर तकरीबन 700 लोग सवार थे। गार्डियन ने ये किया कि टारगेट पाकिस्तान था और डेलिबरेटली जो यूनान की जो अथॉरिटीज हैं वो देखती रही हैं। ये एक दिन तक खराब रहा है, जहाज खड़ा रहा है और जो लोग पाकिस्तानी ज्यादातर बच्चे खवातीन भी थी उनको निचली जगह पे रखा गया था। उसमें 60 पहले लागतें दम घुटने से और पानी ना मिलने से, सांस ना आने से वो हो चुकी थी ऑलरेडी जहाज डूबने से पहले, और वो देखते रहे ताकि वर्स्ट सिचुएशन पैदा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनकी कैजुअलिटीज हो ताकि दोबारा इधर मुंह ना कर सके।
और ये चीज़ जो है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया और वर्ड यूज़ किया वेपनाइजिंग का, कि उन्होंने यानी डिले किया, इनको मरने का इंतज़ार किया कि ताकि मर जाएं, ये वर्ड सिचुएशन हो। अब वो कहते हैं कि इसमें 400 के करीब जो है ना लोग थे, जिसमें 700 में से 400 के करीब पाकिस्तानी थे, और उसमें जो तकरीबन जिंदा बचे हैं वो 104 हैं। टोटल 104 रेस्क्यू हुए हैं, जिसके अंदर जो है 12 जो पाकिस्तानी है, गालबन जो है जो मेरे पास आई, उसमें वो बचने वालों में 12 सिर्फ पाकिस्तानी हैं। यानी 400 बंदों में से 12 बचने वाले पाकिस्तानी हैं, और 700 में से 400 बंदे पाकिस्तानी थे। ओवरऑल मेरा ख्याल है 104 जो है वो उनको रेस्क्यू किया गया, यानी 600 के करीब जो बंदे हैं वो उनको डूबने का यानी इंतजार किया गया कि ताकि वो डूब सके। और ये जहाज जो है कोई अबंडन भी नहीं था, ये चल रहा था, और ये भी बात नहीं है, सिर्फ ओवरलोडिंग थी, और दूसरा ये खराब हो गया, और बाकायदा वो सामने खड़ा रहा, वो जहाज देखता रहा, इसको ऑब्जर्व करता रहा, पूरा 24 घंटे से ज्यादा वो ऑब्जर्व करता रहा। और हुआ क्या, जब उन्होंने देखा बहुत सारे लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद क्या आए, और आके उन्होंने वो जो उसको एक साइड से वो टो की, और उसको जब खींचा तो बेसिकली उन्होंने गहरे पानी में उसको डुबो दिया। डेलिबरेटली इंटरनेशनल मीडिया ये इल्जाम लगा रहा है, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन वो ये अलर्ज कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर टारगेट पाकिस्तान था, यानी वो कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी वज़ीर ख़ारजा का भी आज उनके अपने हमनसब से बात हुई है, और इस तरह वज़ीर दिफा ने भी बड़ा सीरियस इसके ऊपर एलिगेशन लगाया है। तो अब ये चीज़ें आप देख लें कि जो आप जंदराका भी गए, उकाड़ा भी, जो हफीजुल्लाह जो पनवार साहब जो है वो इसके अंदर जहाँ बाक हुए, 8 लोग वहाँ आगे इटली में पहुँच चुके हैं। अभी अहमद रजा चौधरी की बात कर रहे हैं कि वो भी डंकी लगा के इटली पहुँच चुके हैं, जिनसे हमारा कोई टेक्निकल इशू की वजह से उनका वहाँ पे प्रॉब्लम था, वो बात उनसे नहीं हो पा रहे। और इस तरह और भी 7 उनके अलावा पहुँचे हैं। 3 लोग लिबिया के अंदर फंसे हुए हैं। और शॉर्ट्स पहले मेरा ख्याल सुन लेते आप जहाँ पे गए थे मौके पे, ताकि उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उनके जो लवाकीन है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। जी बताइएगा, ये जो आपको हफीजुल्लाह की इतला किसने दी, और आपके बकाया जो लोग हैं वो जो आप बता रहे हैं कि इधर के रहायशी हैं, वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? जी हफीजुल्लाह हमारा रिलेटिव है, उसकी डेथ की इतला उनके जो साथी हैं जो उनके साथ थे, जो कि कश्ती में सवार नहीं हुए, उन लोगों ने इतला दी है। वो हमारे इधर हमारे कस्बे के हमारे ही वो हमसाए हैं, हमारे ही वो दोस्त हैं। वो हैं राय नौरंग सन ऑफ हसन साहब, और राय काशफ सन ऑफ मुमताज़ चट्टा, राय शहबाज सन ऑफ मदद अली। इन लोगों ने हमें इतला दी है कि हफीजुल्लाह जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है कश्ती के डूबने। जी पॉलिसी है जो उसके मतलब संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। हमारा बताइए कि आपके पास तमाम चीज़ें पहुंची होंगी, लोगों ने यकीनी तौर पे आपको तमाम तफसीलात से अपडेट किया होगा, जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं इस वक्त तो वक्त के हुक्मरानों को ही समझता हूँ, जिनकी नाअहली की वजह से ये हमें आज ये वाक़या पेश आया। इसके 2 बच्चे हैं, देखो वालिद से महरूम है, मेरा भी वालिद फौत हुआ, मुझे पता है अपने वालिद की कमी महसूस होती है, वो अभी छोटे छोटे हैं। ये सानिया बहुत बड़ा सानिया है जो आज हमारे जंदराका के ऊपर ये हुआ है। तकरीबन आज पूरा जंदराका गम सोग में मुब्तला है। जी नाज़रीन, आपने ये भी सुन ली, और इस हवाले से एक रिपोर्ट भी है, द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ, वो देखते हैं। हुकूमत चाहिए चाहे जमीनों आसमान के कलाबे मिला दिए जाएं, चाहे मराहत दी जाए या वजारतें बांटी जाएं। कौम के मसीहा होने का दावा करने वाले कभी औरत की हुकूमत नाजायज, मगर क्या अब जायज ठहरेगी कि बाप के बाद भाई, फिर भाई के बाद बेटी फायज इख्तिदार होगी? आपने रिपोर्ट भी देख ली। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के हवाले से % प्रिविलेज बहुत ज्यादा थे, उस पर पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने उसके ऊपर रिजर्वेशन दे दी है। और भी इसके अलावा जो चीज़ें हैं, नबील गबोल साहब जो हैं और बिलावल साहब जो हैं, मेयर इलेक्शन के हवाले से उनके हवाले से भी चीज़ें काफ़ी थी, टाइम चूँकि शॉर्ट है। और KP के बजट जो है वो भी पेश हुआ, और फिर जो जिस तरीके से मैं समझता हूँ IMF के हवाले से डील जो है उस हवाले से भी बहुत सारी, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी एक जारी हुई है, उसके अंदर भी जो इंडिकेटर है बड़ा, और पाकिस्तान की एक वर्स्ट जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको भी उसके अंदर डिस्कस किया गया, हाईलाइट किया गया। और इसाक डार साहब का भी उस हवाले से मौक़िफ़ आया है। और राना सनाउल्लाह साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से जो है उन्होंने भी कहा है कि जो उन्होंने इतज़ाफ़ात ज़ाहिर किए हैं इससे पहले जो है वो हो चुकी हैं। LNG के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया में बड़ी सुबकी का सामना हुआ है कि जो इन्होंने वहाँ पे की थी।
और सुजुकी प्लांट्स के वाले से अगर बात की जाए तो वो भी बंद हो रहा है, या उन्होंने 16 दिन के लिए बंद किया है। कुछ उनकी जो एलसीज नहीं खोलने के प्रॉब्लम आ रहा था इंपोर्ट के लिए, जो उनके जो पुर्जे है वो नहीं मिल रहे थे। और ये इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने बताया कि और ये चीज़ें जो है लतीफ़ कोसा साहब के वाले से आपने सुन लिया कि उनके जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने भी कहा है कि ये पीटीआई जो है वो ये तो ख़त्म हो गई है, और ये मोमबत्ती और ये इजराइल इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो फिर इलेक्शन की डिले की बातें भी कर रहे हैं वो। तो बहरहाल एक रिपोर्ट है वो देख लेते हैं, द राइज ऑफ द लेगेसी ऑफ भुट्टो, तो वो देखते हैं एक रिपोर्ट। इलेक्शन का अब शोर है, मुफाहमत का भी जोर है, इक्तदार का शौक, फिर मुश्तरका हुकूमत, दोस्ती और फिर इख्तलाफ और फिर झगड़ा। सैलाब मुतासरीन पे या फ्लड की रिकंस्ट्रक्शन पे खर्च करते हैं, हम उसको मैच करते हैं। तो मैं हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा था, तो ना आपके लिए ना किसी सूबा के लिए वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। हर एक की कुर्सी को अपनी जानिब खींच रहा है पौधों की जंग, क्या वजह है ना क्या होगा मुस्तकबिल। मज़ीद खबरों और इंकशाफात के लिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल लेते हैं इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।